कभी कभी रात की खामोशी में कोई दरवाजा अपने आप खुल जाता है। कभी किसी पुराने घर से आती है एक अनजानी सिसकी, और कभी हवा में तैरती है किसी अधूरी दुआ की गंध। लोग कहते रहे ये सब वहम है, पर जो देख लेता है, जो सुन लेता है, वो जानता है हर रूह की अपनी एक कहानी होती है। ये वही कहानियां हैं जहां डर, दर्द और रहस्य एक साथ सांस लेते हैं, जहां अंधेरा भी बोलता है और खामोशी भी चिल्लाती है। तो अब अपने कमरे की बत्तियां बुझा दो, कानों में हेडफोन लगाओ, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ कहानी नहीं, एक रूहानी किस्सा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील है और मैं पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। दोस्तों, कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जो हमारी जिंदगी के मायने पूरी तरह से बदल देते हैं। और आज अपने साथ हुए एक ऐसे ही हादसे के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जिस मनहूस और डरावने हादसे ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था। आज अगर मेरे पास कुछ बचा है तो वो है सिर्फ उस खौफनाक हादसे की बुरी यादें जो आज भी मुझे चैन से जीने नहीं देती। दरअसल ये घटना आज से लगभग 2 साल पहले की है। उस वक्त मैं अपने परिवार के साथ गांव में रहता था और हमारी जिंदगी काफी अच्छी खासी चल रही थी। लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। दरअसल एक बार मेरे एक मामा की बेटी की शादी थी। ऐसे में हम सब घर वालों को वहां पर जाना था, लेकिन मेरी और मेरे छोटे भाई, हम दोनों की ही ऑफिस की छुट्टी नहीं थी, इसीलिए हम शादी के दिन ही जाना चाहते थे। लेकिन क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि गांवों में शादी का फंक्शन कई दिनों का होता है, तो इसलिए मेरे मम्मी पापा तो 3-4 दिन पहले ही वहां चले गए थे और हमने सोचा था कि हम दोनों भाई भी अपनी पत्नियों को लेकर शादी से एक दिन पहले चले जाएंगे। और फिर वो दिन भी आ ही गया था जिस दिन हमें जाना था। उस दिन जैसे ही हम दोनों शाम को ऑफिस से लौटे तो पहले ही उन दोनों ने, यानी कि हमारी बीवियों ने, सारा सामान पैक कर रखा था। ऐसे में जल्दी से हम लोग जाने के लिए निकल गए थे। अब हमारे घर से बस स्टैंड कुछ ही दूरी पर था, इसलिए हम पैदल ही वहां पर पहुंच गए। फिर हमने एक बस पकड़ी जो हमें पास के ही कस्बे की रेलवे स्टेशन पर छोड़ने वाली थी। जब हमने बस पकड़ी तो वो बस रात के 8 बजे की थी और ऐसे में उसने 9 बजे हमें पास के ही कस्बे में छोड़ दिया। अब हम बस स्टैंड के बाहर टेम्पो टैक्सी वालों से रेलवे स्टेशन चलने के लिए कहने लगे, लेकिन उस वक्त रेलवे स्टेशन का नाम सुनकर हर किसी ने इनकार कर दिया। तभी एक टैक्सी वाले ने हमसे कहा, अरे भैया, जिंदगी प्यारी नहीं है क्या जो इस समय वहां जा रहे हो? जो भी सफर करना है सुबह चले जाना, जिंदगी से बढ़कर तो कुछ नहीं है ना। ये सुनकर हम बोले, लेकिन हमारा जाना जरूरी है। तो वो बोला, लेकिन जिंदगी से बढ़कर तो नहीं है ना, सुबह चले जाना। किंतु हमने उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक लड़का जो नया ही उस इलाके में टेम्पो चलाने आया था, हमने उसे ज्यादा पैसों का लालच दिया और रेलवे स्टेशन की तरफ एक टेम्पो लेकर चले गए। लेकिन रास्ते में जाम इतना था कि हमें वहां पहुंचते हुए 9:30 से ज्यादा का टाइम हो गया था और ऐसे में जो ट्रेन हमें पकड़नी थी वो ट्रेन निकल चुकी थी। वैसे जब हम रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो देखा कि एक भी टेम्पो वाला वहां पर नहीं था, लेकिन हमें इस बात की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। भागते हुए अंदर गए, पता चला कि वो ट्रेन जा चुकी थी। इसके साथ में हैरानी की बात भी ये थी कि जो भी स्टाफ रेलवे स्टेशन पर होना चाहिए था वो भी यहां पर नहीं था। ये देखकर हमें हैरानी तो हो रही थी, लेकिन अपनी ट्रेन के निकल जाने से ये देखकर हम लोग बहुत परेशान हो गए, क्योंकि अगली जो ट्रेन आने वाली थी सुबह के 3 बजे आने वाली थी और तब तक हमें वहीं पर रुकना था। वो रेलवे स्टेशन वाकई ज्यादा बड़ा नहीं था। इस पर मुश्किल से 1 या 2 गाड़ियां ही आकर रुकती थी, वरना इतना छोटा रेलवे स्टेशन था कि यहाँ गाड़ियां नहीं रुकती थी और मेरा ननिहाल भी ज्यादा दूर नहीं था। तो इसलिए जिस गाड़ी से हमें जाना होता था वो यहीं पर रुकती थी। अब वो गाड़ी तो निकल चुकी थी, लोग वहां पर थे नहीं, तो पूरा रेलवे स्टेशन चारों तरफ सुनसान और खाली पड़ा था। उस वक्त हमें वहां पर थोड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन क्या करें, रुकना भी मजबूरी थी, क्योंकि वापस गांव भी नहीं जा सकते थे और यहां पर भी रुकने का कोई ठिकाना नहीं था। ऐसे में हम सभी वहां पर एक बेंच पर आकर बैठ गए। वैसे उस रेलवे स्टेशन के बारे में हमने काफी उल्टी सीधी बातें भी सुनी थी। लोगों का कहना था कि रात के वक्त वहां पर कुछ बुरी आत्माएं ही घूमती हैं,
जिसकी वजह से न वहां पर कोई स्टाफ रुकता है और न कोई इंसान रहता है। जिसको सफर करना होता है वो दिन के समय ही करता है। छोटा रेलवे स्टेशन है, ऐसे में ज्यादा स्टाफ होने या न होने का कोई ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता। किसी ने इस तरफ ध्यान भी नहीं दिया। किंतु जो बुरी आत्मा घूमती है उनका डर इतना है कि रात के वक्त में रेलवे स्टेशन पूरी तरह सुनसान हो जाता है। ऐसी बातें कई बार हमें सुनने को मिली थी और आज भी जब हम बस में से उतरे तो यही बातें हमें लोगों को सुनने की मिली थी, लेकिन कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। भूल गए थे कि हमेशा लोगों की ऐसी बातें नजरअंदाज करना ठीक भी नहीं होता। जिस बारे में कभी हमने सोचा ना हो कहीं भी हमारे साथ हो सकता है। ऐसे ही उस रेलवे स्टेशन के बारे में सुनकर हमने इन बातों पर ज्यादा ध्यान तो नहीं दिया था, किंतु कभी सोचा नहीं था कि कभी हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। हम चारों एक बेंच पर बैठकर बातें कर रहे थे, तभी प्रीत बोली, वैसे सुना है कि इस रेलवे स्टेशन पर कुछ बुरी आत्माएं रहती हैं, क्या ये सच है? तो मेरा भाई उसकी तरफ देखकर बोला, चुप कर, ऐसा कुछ नहीं है। हम अभी बातें ही कर रहे थे कि तभी मुझे टॉयलेट जाना था, तो मैं टॉयलेट करने के लिए चला गया। वही टॉयलेट करने के बाद जब मैं हाथ धोने लगा तो नल में से पानी की जगह अचानक खून जैसा कुछ आया। ये देखकर मेरे होश उड़ गए और फिर मैंने ध्यान से देखा तो वो खून नहीं पानी था। शायद मुझे कोई भ्रम हुआ है। ये सोचकर मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। फिर जब टॉयलेट करके वापस आने वाला था तो कुछ घुंघरू के बजने की आवाज आई, जैसे कोई मेरे पास में घूम रहा है। ये महसूस होते ही मैं इधर उधर नजर घुमाई, लेकिन कोई भी नजर नहीं आया। अब ज्यादा इस बात पर ध्यान दिए बिना मैं आने ही वाला था कि फिर से मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पास से भागते हुए चला गया। उसके घुंघरू के बजने की आवाज मुझे साफ सुनाई दे रही थी। ये सुनकर मैं कुछ समझ पाता कि तभी कुछ ही दूरी पर मुझे एक दुल्हन नजर आई जो घूंघट किए हुए थी। उस दुल्हन को देखकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई कि ये कौन है। शायद कोई हमारी तरह ही कही जाने वाली होगी, इसलिए किसी के साथ आई होगी। यही सोच रहा था कि तभी वो जो दुल्हन थी वो मेरी तरफ पलटी और अपने हाथ के इशारे से मुझे बुलाने लगी। तो पहले तो मुझे हैरानी हुई कि ये मुझे क्यों बुला रही है, शायद किसी और को बुला रही होगी। ये सोचकर मैं इधर उधर देखने लगा, लेकिन मेरे आगे पीछे मुझे कोई नजर नहीं आया। तो मैं थोड़ा हैरान था कि ये मुझे क्यों बुला रही है, लेकिन वो हाथ के इशारे से मुझे ही बुलाते जा रही थी। अब मैं सोचने लगा कि ये शायद कोई ऐसी ही लड़की होगी जो मुझसे पैसे लूटना चाहती होगी, क्योंकि मैंने सुना था कि ऐसी जगह पर कुछ लड़कियां अपनी अदाओं से आदमियों को अपनी तरफ रिझाकर अपने पास बुलाती हैं और उन्हें डरा धमकाकर उनके पास जो भी पैसे होते हैं उन्हें लूट लेती हैं। शायद ये भी ऐसी ही कोई होगी, मुझे देखकर इसी इरादे से बुला रही हैं। ये सोचकर मैं उस तरफ ध्यान नहीं देना चाहता था, ना उस तरफ जाना चाहता था। ऐसे में जब मैं वापस अपने घर वालों के पास जाने लगा तो मेरा मन कर रहा था कि मैं बार बार उस दुल्हन की तरफ देखूं, और ना चाहते हुए मैं उसकी तरफ देखने लगा और उसका इशारा पाते ही पता नहीं क्यों मैं उसकी तरफ जैसे खींचा ही चला जा रहा था। उस वक्त जैसे कोई जादू सा मेरे दिमाग पर छाया हुआ था कि मेरी सोचने समझने की शक्ति ही नहीं रही। मैं उस दुल्हन के पास जब पहुंच गया तो वो घूंघट में ही मेरी तरफ देखने लगी। उसके पैरों से बार बार पायल बजने की आवाज आ रही थी। ऐसे में मैं समझ गया कि मुझे जो पायल की आवाज सुनाई दी थी वो इसकी ही है, लेकिन उसके पैर दिखाई नहीं दे रहे थे। तो मैं उस दुल्हन की तरफ देखते हुए बोला, कौन है आप और बार बार मुझे इशारा करके क्यों बुला रही थी? ये सुनकर वो बड़ी ही मीठी प्यारी आवाज में बोली, मुझे नहीं जानते, भूल गए क्या? ये सुनकर मैं हैरानी से बोला, मतलब? तो वो बोली, ऐसा तो हो नहीं सकता जो मुझे भूल गए हों। अब मैं खुद हैरान था कि ये ऐसा क्यों बोल रही हैं। फिर मैं बोला, ठीक है, अब तुम घूंघट किए हुए हो तो जो कोई भी हो, मुझे क्या पता कौन हो और ऐसे घूंघट भला कौन करता है। जरा अपना मुंह तो दिखाओ, मैं भी तो पहचानूं कौन हूं। अब वो अपना चेहरा मुझे दिखाने के लिए अपना घूंघट उठाने ही वाली थी कि तभी मुझे मेरे भाई की आवाज सुनाई दी, जो मुझे आवाज लगा रहा था। तो अपने भाई की आवाज सुनकर जैसे मैं नींद से जागा था, मैंने हड़बड़ाते हुए उस दुल्हन की तरफ देखा और फिर उस दुल्हन की तरफ ज्यादा ध्यान दिए बिना वहां से चला गया और एक बार भी पलटकर नहीं देखा। जब मैं अपने घर वालों के पास पहुंचा तो मेरे भाई ने मुझसे मेरा मोबाइल मांगा, क्योंकि उनके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था और उन्हें मामा के घर पर कॉल करके सारी बात बतानी थी, जिससे वे लोग परेशान ना हों। तो मैंने भी अपना मोबाइल निकाला, लेकिन देखा कि उसमें भी नेटवर्क नहीं आ रहा था।
अब प्रीत और सिमरन के पास अपना खुद का मोबाइल था, लेकिन बैग में था, तो उन्होंने भी मोबाइल निकाल कर देखा। किसी के फोन में नेटवर्क नहीं था। तो प्रीत बोली, लगता है यहाँ नेटवर्क की कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है, किसी के भी फोन में नहीं है, अब क्या होगा? तो अनिल बोला, कुछ नहीं, सुबह तक पहुंच जाएंगे। ये कहते हुए हम बातें ही कर रहे थे। अब सिमरन घबराते हुए हमारी तरफ देखकर बोली, वो देखो। ये सुनकर हमने बोला, क्या? तो वो घबराते हुए प्लेटफॉर्म के ऊपर जो झूला था उसकी तरफ इशारा करने लगी। तो हमने उस तरफ देखा तो वहां कुछ नहीं था। अब मैं बोला, क्या हुआ? तो सिमरन हड़बड़ाते हुए घबराते हुए बोली, वहां पर कोई है, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई खड़ा होकर हमें घूर रहा है। ये सुनकर मैं बोला, यार कोई नहीं है। तो सिमरन बोली, सच कह रही हूं, वहां पर कोई है? तभी अनिल बोला, हाँ होगा, शायद हमारी ही तरह कोई हो भी सकता है जो गाड़ी का इंतजार कर रहा हो। ये सुनकर सिमरन हड़बड़ाते हुए चुप हो गई और कुछ नहीं बोली। तभी प्रीत बोली कि मुझे वॉशरूम जाना है। ये कहकर वो वहां से चली गई। कुछ देर तक जब वो नहीं आई तो तभी हमें दूसरी तरफ से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। तो हम घबरा उठे और उस तरफ देखा तो देखा कि प्रीत उस दिशा में अंधेरे की तरफ बढ़ते हुए सीधे ही रेल की पटरी की तरफ जा रही थी। ये देखकर हम हैरान रह गए कि आखिर ये इस दिशा में कैसे पहुंच गई, जबकि वॉशरूम तो दूसरी साइड है। तभी हमें दूर से ही आती हुई एक ट्रेन की आवाज सुनाई दी तो हमारे होश उड़ गए, क्योंकि प्रीत रेलवे की पटरी की तरफ बढ़ते ही जा रही थी। अब हम लोग उसे आवाज लगाते हुए उसके पीछे दौड़ने लगे, लेकिन वो हमारी तरफ भी नहीं देख रही थी, सिर्फ पटरी पर बढ़ते ही जा रही थी। उस वक्त सामने से जो एक ट्रेन आ रही थी वो उस रेलवे स्टेशन पर नहीं रुकने वाली थी। अब हम प्रीत को आवाज लगाकर रुकने के लिए बोलने लगे और भागते हुए उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए उस तरफ गए कि अचानक तेज रफ्तार में ट्रेन आ गई और प्रीत उसके सामने आ गई थी। अपनी आंखों के सामने ट्रेन को आते हुए देखना, उसके सामने प्रीत को देखना, पल भर में ही ये सब कुछ देखना, उस वक्त ये हमारे लिए किसी सदमे से कम नहीं था। कुछ देर के लिए तो जैसे हमारी सोचने समझने की ही शक्ति खत्म हो गई। हमारी आंखें फटी की फटी ही रह गईं कि आखिर ये हो क्या गया। तभी हमें थोड़ा होश आया तो प्रीत को याद कर हम रोते हुए चिल्लाने लगे। तभी पीछे से प्रीत की आवाज आई, क्या हुआ? तो हमने पीछे मुड़कर देखा कि हमारी आंखों के सामने प्रीत तो सही सलामत खड़ी थी। वो हमारी हालत देखकर, हमें रोते हुए देखकर हैरानी से हमारी तरफ देख रही थी और बोली, क्या हुआ आप लोग? यहाँ क्या कर रहे हो? कोई बात है क्या? और ये क्या हालत बना रखी है? ये कहते हुए वो खुद भी घबराने लगी तो उसे देखकर सिमरन ने उसे गले लगा लिया और रोने लग गई थी। हम लोग भी काफी घबराए हुए थे। तो फिर प्रीत हैरानी से बोली, हुआ क्या है आप लोग? बताओ बात क्या है? तो अनिल हड़बड़ाते हुए बोला, अगर तुम यहाँ हो तो अभी जो ट्रेन के सामने आई थी वो कौन थी? ये सुनकर प्रीत को समझ में नहीं आया। वो बोली, मैं तो वॉशरूम गई थी, यहाँ क्या करूंगी? अब तो हम सब लोग हैरान थे कि आखिर ये हमारे साथ हुआ क्या है, ये कैसा भ्रम है। तभी मैं बोला, वैसे इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? तो वो बोली, अरे कुछ नहीं, जब वॉशरूम से वापस आ रही थी तो मेरी साड़ी के पल्लू की तरफ नजर गई, जिस पर कहीं से बहुत सारी मिट्टी लग गई थी, तो बस उसे ही धोने लग गई थी। वो अपना साड़ी का पल्लू दिखाते हुए बोली। अब हमने चैन की सांस ली, लेकिन जो कुछ थोड़ी देर पहले देखा था उसे भी नहीं भूल पा रहे थे। कभी लगता कि मन का भ्रम था, कभी लगता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर हम लोग घबराते हुए वापस बेंच पर आकर बैठ गए। अब तो हम यही सोच रहे थे कि जल्दी से जल्दी ट्रेन आ जाए और हम लोग यहाँ से चले जाएं। जब हम लोग बेंच पर बैठे हुए थे तो हमें ऐसा लगा जैसे कोई तेजी से हमारे पीछे होकर गुजर गया हो। ये देखकर हमने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। तभी ऐसा लगा जैसे वहां पर अचानक बहुत ज्यादा ठंड बढ़ गई हो। हम तो कुछ समझ पाए कि अचानक जोर जोर से चिल्लाने की आवाज चारों तरफ सुनाई देने लगी है। तो उसे सुनकर हम घबरा गए। तभी अचानक जोर जोर से भयानक हंसी हमें सुनाई दी, जो चारों तरफ गूंज रही थी। अब अनिल घबराते हुए बोला, यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, चलो यहाँ से चलते हैं। ये कहकर हम लोग वहां से जाने के लिए बड़े ही थे कि अचानक एक तूफान सा आ गया और हवा के तेज झोंकों ने चारों तरफ से आकर हमें घेर लिया। वो ऐसा आंधी तूफान था कि चारों तरफ अंधकार छा गया था। कुछ भी हमें दिखाई नहीं दे रहा था। हम अपनी आंखें तक नहीं खोल पा रहे थे। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन पर जो लाइट जल रही थी
वो भी बंद चालू होने लगी थी। हम लोग वहां से जाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन जा नहीं पा रहे थे। तभी सिमरन मेरे पास आकर बोली, आप क्या कर रहे हो, चलो ना। ये कहते हुए उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींच कर ले जाने लगी। उस वक्त मेरी आंखों में मिट्टी चली गई थी, जिसकी वजह से मैं ठीक तरह से अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। तो मैं हड़बड़ाते हुए बोला, सिमरन रुको 1 मिनट, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन वो बस मेरा हाथ पकड़कर मुझे ले जा रही थी। तभी मैंने अपनी आंखें खोली, चारों तरफ देखा तो अभी भी ऐसा ही हवा का बवंडर छाया हुआ था। लाइट बंद चालू हो रही थी। कोई भी नजर नहीं आ रहा था। बस सिमरन मेरा हाथ पकड़कर मुझे ले जा रही थी। लेकिन मैं हैरान था कि वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे प्लेटफॉर्म पर नहीं, प्लेटफॉर्म से नीचे पटरी की तरफ ले जा रही थी। ये देखकर मैं हैरानी से बोला, सिमरन कहां जा रही हो तुम? लेकिन वो कुछ नहीं बोली, बस हाथ पकड़कर ले जा रही थी। ये देखकर मैं बोला, यार 1 मिनट सुनो तो। ये कहते हुए मैंने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैं अपना हाथ छुड़ा ही नहीं पाया। ये देखकर मैं कुछ बोलता कि तभी मेरी नजर उसके पैरों पर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उसके पैर उल्टे थे। ये देखकर मैं कुछ कह पाता कि उसने मेरी तरफ अजीब तरह से मुस्कुराते हुए देखा, और देखते ही देखते उसका चेहरा काफी भयानक हो गया। उसका पूरा शरीर एक कंकाल में बदल गया। उस अंधेरे में भी उसकी आंखें चमक रही थी, जो बड़ी ही डरावनी थी। उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे और सफेद रंग की आंखें, पूरा चेहरा सफेद था। ये देखकर मैं कुछ समझ पाता कि तभी वो अजीब तरह से मेरी तरफ देखकर हंसने लगी, और देखते ही देखते उसके दांत काफी लंबे हो गए थे। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अपना हाथ नहीं छुड़ा पा रहा था। अब मेरी आंखों के सामने एक चुड़ैल खड़ी हुई थी, जो बस खा जाने वाली नजरों से मुझे देख रही थी। तो मैं घबराते हुए इधर उधर देखने लगा। चारों तरफ कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उस वक्त मैं बहुत ज्यादा डर गया था। अपने आप को बचाने के लिए मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे गले में से आवाज ही नहीं निकल रही थी। तभी अचानक उस चुड़ैल ने मुझे एक जगह पर छोड़ दिया और वहां से जाने लगी। तो मैं भी वहां से भागना चाहता था, लेकिन जैसे मेरे पैरों को किसी ने जकड़ लिया हो। ना तो मैं अपने आप को बचाने के लिए चिल्ला सकता था और ना अपने पैरों को हिला सकता था, जैसे मेरे शरीर पर मेरा ही कंट्रोल नहीं था। तभी उस चुड़ैल की हंसी मुझे सुनाई दी, जो भयानक रूप से मेरी तरफ देखते हुए हंस रही थी, और देखते ही देखते वो उल्टी होकर हवा में लहराने लग गई। ये देखकर मेरी सांस गले में ही अटक गई थी, दिल की धड़कन बढ़ गई। फिर वो चुड़ैल अजीब तरह से मुस्कुराते हुए वहां से चल गई और थोड़ी दूर जाकर न जाने कहां अंधेरे में खो गई। तभी मुझे ट्रेन के आने की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे सामने से ट्रेन आ रही है। ये देखकर मैं कुछ समझ पाता। तभी मेरी नजर पटरी पर गई कि मैं तो पटरी के बीचों बीच में खड़ा हूं। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं भागना चाहता था, लेकिन भाग नहीं पा रहा था। मेरी तो दिल की धड़कन बढ़ गई थी। मैंने सामने की तरफ देखा तो आती हुई ट्रेन को देखकर मुझे अपनी आंखों के सामने मौत ही नजर आने लगी थी। थर थर कांपने लगा। तभी किसी ने हाथ पकड़कर मुझे एक तरफ खींच लिया, और जैसे ही हाथ पकड़कर खींचा, वैसे ही ट्रेन जिस पटरी पर मैं खड़ा था वहां से गुजर गई। ये देखकर मेरे तो दिल की धड़कन ही बढ़ गई थी। उस वक्त मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था, लेकिन तभी मैंने देखा कि जिसने मुझे हाथ पकड़कर खींचा था और मेरी जान बचाई थी, वो मेरा भाई अनिल था। अब अनिल मेरी तरफ देखते हुए बोला, आप ठीक तो हो ना? ये सुनकर मैं बोला, हाँ, लेकिन बहुत घबराया हुआ हूं। तभी प्रीत और सिमरन भी दौड़कर आई। सिमरन रोते हुए बोली, आप ठीक तो हैं ना? तो मैं हड़बड़ाते हुए बोला, हाँ। फिर हम लोग वहां से भागने के लिए प्लेटफॉर्म पर आए कि हमारे पीछे किसी के तेज चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। तो हमने घबराते हुए पीछे की तरफ देखा कि पटरी के पास में एक सफेद साड़ी पहने हुए एक औरत खड़ी हुई थी, जिसका पूरा शरीर काला था, लेकिन उसके चेहरे पर आंखें नहीं थी और मुंह बड़ा ही डरावना था, और पूरा शरीर उल्टा था। मतलब पैरों के साथ साथ हाथ भी उसके उल्टे थे। ये देखकर हम तो थर थर कांपने ही लगे थे कि तभी किसी की आवाज सुनकर हम और ज्यादा डर गए। हमने सामने देखा कि अचानक एक बूढ़ा आदमी हमें सामने से आता हुआ दिखाई दिया, जिसके हाथ में चाय की केटली थी। अब उस आदमी को आते देखकर हम घबराते हुए उसकी तरफ देख रहे थे। कभी सोच रहे थे कि ये भी कोई बुरी आत्मा है या किसी बुरी आत्मा का छलावा है,
या सच में ही एक आदमी है। तभी वो बूढ़ा आदमी हमारे पास आकर बोला, चाय पियोगे भैया? ये सुनकर हम कुछ बोलते कि वो बोला, गर्मा गर्म है। ये कहते हुए उसने हमारे बिना कहे ही एक कप में चाय डाली और हमारी तरफ बढ़ाई तो हमारे होश उड़ गए, क्योंकि वो चाय नहीं, उसमें खून था। अब हमने घबराते हुए उसकी तरफ देखा तो उसका चेहरा धीरे धीरे अजीब होकर भयानक सा हो गया था। ये देखकर हम घबराते हुए उसकी तरफ देखने लगे तो वो भयानक रूप से जोर जोर से हंसने लगा, जिसकी वजह से उसके दांत काफी ज्यादा लंबे हो गए और फिर उसकी मुंडी एक रोबोट की तरह चारों तरफ घूमने लगी थी। ये देखकर अब हमें लगने लगा था कि हम जिंदा नहीं बचेंगे, लेकिन इस तरह मौत का इंतजार तो नहीं कर सकते थे ना, अपनी जान तो बचाना चाहते थे ना। तभी वो बूढ़ा आदमी हंसते हुए उल्टा हवा में लटक गया और देखते ही देखते हंसते हंसते गायब हो गया। ये देखकर हमने जल्दी से एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहां से भागने लगे तो तभी हमारे साथ साथ हमें किसी के भागने की आवाज सुनाई दी, जैसे किसी के तेज तेज घुंघरू बज रहे हैं। ये सुनकर हम घबरा गए और भागने लगे थे। तभी किसी के जूते के चलने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई तेज तेज आवाज में अपने पैरों से आवाज करते हुए चल रहा है। उसके जूते की आवाज हमें सुनाई दे रही थी। हम घबराते हुए चारों तरफ भी देख रहे थे, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अब जैसे ही हम प्लेटफॉर्म से बाहर निकलते कि सामने हमने जो कुछ देखा उसे देखकर तो हमारे दिल की धड़कन ही बढ़ गई, क्योंकि सामने एक औरत खड़ी हुई थी जो शादी के जोड़े में थी। उस औरत को देखते ही मैं पहचान गया। ये वही औरत थी जो कुछ देर पहले मुझे मिली थी और हाथ के इशारे से मुझे अपने साथ बुला रही थी। अभी भी उसने घूंघट किया हुआ था। ये देखकर हम घबराते हुए कुछ बोल नहीं पाए थे। तभी उस दुल्हन ने मेरी तरफ देखा और बड़ी ही भयानक आवाज में बोली, तुम्हें मेरा मुंह देखना था ना, फिर पहचान जाओगे मैं कौन हूं। ये कहते हुए जोर जोर से हंसने लगी तो मैं कांपते हुए कुछ बोल नहीं पाया। तभी उसने धीरे धीरे अपना घूंघट हटाया। जैसे ही घूंघट हटाया तो हम बहुत ज्यादा घबरा गए। सिमरन तो इतनी ज्यादा घबरा गई थी कि घबराते हुए चिल्लाने लगी। ये देखकर मैंने उसे पकड़ लिया, किंतु वो बहुत ज्यादा डर गई थी और कांपते हुए मुझसे लिपट गई। अब हमने उस दुल्हन की तरफ देखा जिसका चेहरा बहुत ही डरावना था। बिल्कुल सफेद चेहरा था, आंखें बड़ी बड़ी सफेद कलर की थी। इसके साथ ही पूरे शरीर की त्वचा थी, ना वो जली कटी सी थी। जगह जगह से खून और मांस निकल रहा था। अजीब तरह से वो हमारी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी तो उसके दांत काफी लंबे हो गए और पूरा शरीर अजीब तरह से हरकत करने लगा। उसके हाथों के नाखून काफी लंबे थे। ये देखकर हमें तो लग रहा था कि अभी हम सब लोग डर की वजह से बेहोश हो जाएंगे। ना हम भाग पा रहे थे, ना कुछ बोल पा रहे थे। दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। प्रीत घबराते हुए अनिल का हाथ पकड़कर रो रही थी। वही हमारी आंखों के सामने जो चुड़ैल खड़ी थी, उसने मेरी तरफ देखा और बोली, क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? नहीं पहचाने? कोई बात नहीं, मेरे साथ चलो, फिर पहचान जाओगे मैं कौन हूं। ये कहते हुए वो अजीब तरह से हमारी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। तभी मेरी नजर उसके पैरों की तरफ गई। मैंने घबराते हुए पैरों की तरफ देखा तो उसके पैर उल्टे थे। ये देखकर हम लोग घबराते हुए एक दूसरे की तरफ देखने लगे। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, जिंदा बच भी पाएंगे या नहीं। लेकिन जब तक जिंदा थे तब तक तो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। ऐसे में हम वहां से भागने के बारे में सोचते कि तभी वो चुड़ैल एक साथ जगह जगह से कटकर वहीं पर बिखर गई। उसका खून चारों तरफ फैला पड़ा था। इसके साथ ही उसके शरीर के टुकड़े जगह जगह फैले पड़े थे। ये देखकर हम घबराते हुए देखते ही रह गए थे कि पल भर में ही वो चुड़ैल फिर से अपने रूप में बदल गई और हमारी तरफ देखकर बोली, क्या हुआ हमारे साथ, नहीं चलोगे? ये कहते हुए उसने गुस्से में फिर हमारी तरफ देखा और देखते ही देखते उसकी गर्दन काफी ज्यादा बढ़ गई और अब उसका चेहरा हमारे सामने हवा में लहराने लगा तो हमारे होश उड़ गए। घबराते हुए हम वहां से दूसरी तरफ भागने लगे, क्योंकि वहां से निकलने का जो रास्ता था वहां पर तो वो चुड़ैल खड़ी हुई थी। ऐसे में अब झूले पर ही दूसरी तरफ उतर जा सकता था। तो हम झूले की तरफ भागे ही थे कि हमें झूले पर एक लड़का खड़ा हुआ दिखाई दिया, जिसका चेहरा भी पूरी तरह सफेद था, हाथ पैर भी सफेद थे। जगह जगह से कटे फटे होने की वजह से खून और मांस निकल रहा था। आंखों के नीचे काले गड्ढे थे और उसकी आंखें भी सफेद थीं। उसके होंठों से भी खून बह रहा था। हाथों के नाखून काफी लंबे थे और हैरानी की बात यह थी कि उसके पैर भी उल्टे थे। जब हमने उसे देखा तो प्रीत और सिमरन तो इतना ज्यादा घबरा गई थीं
कि घबराते हुए हमारा हाथ पकड़कर थर थर कांपते जा रही थी। अब हमारी आंखों के सामने जो लड़का था वो भयानक आवाज में हमारी तरफ देखकर बोला, कोई फायदा नहीं है भागने का, हमारे साथ तुम्हें चलना ही है, हमारे साथ चलना है। ये कहते हुए वो हमारी तरफ बढ़ते ही जा रहा था। ये देखकर हम घबरा गए और पीछे की तरफ खिसकने लगे, किंतु वो लड़का बड़ी तेजी से हमारी तरफ आ रहा था। तो हम अपने आप को बचाने के लिए पीछे की तरफ मुड़े और पीछे की तरफ देखा तो वही चुड़ैल आ रही थी, और आगे की तरफ देखा तो वो लड़का आ रहा था। अब प्रीत और सिमरन जो इतना ज्यादा घबरा गई थी कि दोनों बहनें रोने लगी थी, लेकिन हम दोनों भाइयों को तो हिम्मत रखनी थी। किंतु सच तो ये था कि हम दोनों भी बहुत डरे हुए थे और मन ही मन में सोच रहे थे, हे भगवान क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि हमारे आगे पीछे से वे दोनों बुरी आत्माएं हमारी तरफ बढ़ रही थी। तो हम अपनी साइड में से भागने लगे। ये देखकर उन दोनों आत्माओं ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर गुस्से में घूरकर हमारी तरफ देखने लगी। तभी कुछ आगे जाने पर वो औरत जो कुछ देर पहले हमें दिखाई दी थी बिल्कुल काली थी, सफेद कलर की साड़ी पहने हुए थी और उसके चेहरे पर आंखें नहीं थी, मुंह बड़ा डरावना था। उसे देखकर तो प्रीत तर तर कांपते हुए बोली, ये हमें मार डालेगी हमें। ये कहते हुए बहुत ज्यादा डरने लगी थी। वही वो डरावनी औरत फिर अजीब तरह से आवाज करते हुए हमारी तरफ बढ़ने लगी थी। उसके चलने का अंदाज बड़ा ही अजीब था। फिर उसने अपना हाथ हमारी तरफ बढ़ाया और देखते ही देखते उसका हाथ काफी लंबा हो गया। ये देखकर तो हमारे होश उड़ गए। हम पीछे की तरफ भागने लगे थे कि अचानक हमारी आंखों के सामने एक अजीब सा इंसान आकर खड़ा हो गया, जिसका आधा चेहरा जला हुआ था और आधा चेहरा सड़ा हुआ था। हाथ पैर बिल्कुल उल्टे थे और वो भयानक आवाज करने लगा, जैसे गुस्से में चिल्ला रहा हो। ऐसे में हम दूसरी तरफ भागने लगे। अपनी जान बचाने के लिए हम लोग जो उन बुरी आत्माओं से घिरे हुए थे, हिम्मत करके हम चारों तरफ भागने लगे। तभी दुल्हन बनी हुई चुड़ैल हमारी आंखों के सामने आ गई। ऐसे में घबराते हुए पीछे की तरफ जाने लगी तो वो लड़का आ गया। वे दोनों अजीब तरीके से गुस्से में कुछ बोलते हुए हमारी तरफ बढ़ रहे थे। ये देखकर हमारे तो होश उड़ गए। अचानक चारों तरफ से हमें उन बुरी आत्माओं ने आकर घेर लिया और अजीब तरह से हमारी तरफ देखकर चिल्लाने लगे, हंसने लगे। ऐसे में उस वक्त चारों तरफ भयानक भयानक आवाजें गूंजने लगी, जो हमें काफी डरा रही थी। हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब कहां जाएं। तभी दुल्हन बनी हुई चुड़ैल हमारे सामने आई और गुस्से में घूरते हुए पलक झपकते ही अपना हाथ बढ़ाकर अनिल का गला पकड़ लिया। ये देखकर हम कुछ कर पाते कि उसने अनिल को हवा में लहरा दिया तो हमारी चीख निकल गई। मैं अनिल को बचाने के लिए कोशिश करने लगा तो वो चुड़ैल अनिल का गला पकड़कर उसे लेकर हवा में उड़ गई और हवा में लहराने लगी थी। ये देखकर वो डरावना लड़का जो पास में ही खड़ा था वो भयानक रूप से हंसने लगा। इसके साथ में ही चारों तरफ जो आत्माएं खड़ी हुई थी सभी जोर जोर से हंसने लगी। उनकी हंसी चारों तरफ गूंज रही थी। तभी हवा में लहराती हुई उस चुड़ैल ने घूरकर हमारी तरफ देखा और अनिल को गुस्से में हवा में लहराते हुए नीचे पटक दिया, जिसकी वजह से वो नीचे आकर गिरा और उसे चोट लग गई। अब हमने भागकर उसे संभाला। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। ये देखकर कोई कुछ समझ पाता। तभी सिमरन को हवा में जाने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे पैरों की तरफ से पकड़कर उसे जबरदस्ती वहां से खींच कर ले जा रहा है। ये देखकर हमारे होश उड़ गए तो सिमरन घबराते हुए अपने आप को बचाने के लिए चिल्लाने लगी। वो उस वक्त अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। ये देखकर हम लोग चिल्लाते हुए उसके पीछे भागने लगे, लेकिन उसे पकड़ नहीं पा रहे थे। तभी उसका सिर एक खंभे से टकरा गया और सिर में खून बहने लगा तो वो बेहोश होकर वहीं पर गिर गई थी। तभी वो तेज हवा का झोंका न जाने कहां गायब हो गया। अब हमने भागकर उसे संभाला। वहीं अनिल भी अपने आप को संभालते हुए हमारे साथ में था। हम लोग घबराते हुए सिमरन को होश में लाने की कोशिश करने लगे। उस वक्त हमारे साथ ये सब कुछ होते हुए देखकर हम लोगों पर क्या गुजर रही थी, भला हमसे बेहतर कौन समझ सकता है। हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग एक चक्रव्यूह में फंस गए हैं, जहां से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि वे आत्माएं चारों तरफ से हमें घेरे हुए थी। तभी चारों तरफ वही भयानक हंसी सुनाई देने लगी थी, जो हर पल हमें ये एहसास दिला रही थी कि हम लोग वहां से जिंदा बचकर वापस नहीं जा सकते। तभी प्रीत की चीख निकल गई।
वो घबराते हुए सामने देखने लगी। जब हमने देखा कि एक अजीब तरह की औरत जो घुटनों के बल चलते हुए हमारी तरफ आ रही थी, उसकी जीभ काफी लंबी लटक रही थी जिससे खून टपक रहा था। दांत भी बहुत लंबे थे, आंखें बिल्कुल लाल थीं और चेहरा बिल्कुल काला था। शरीर बिल्कुल हड्डियों के ढांचे जैसा था। वो घुटनों के बल चलते हुए तेजी से हमारी तरफ बढ़ रही थी। ये देखकर हम लोगों की चीख निकल गई। तभी हड़बड़ाते हुए सिमरन ने आंखें खोली। अब अपनी तरफ उस औरत को बढ़ते हुए देखकर हम थर थर कांपने लगे। मैंने सिमरन का हाथ पकड़ा और अनिल और प्रीत ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। फिर हम खड़े होकर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगे। तो फिर वो डरावनी औरत घुटनों के बल चलते हुए तेजी से हमारे पीछे दौड़ने लगी। इसके साथ में ही वो अजीब तरह की आवाज में चिल्लाती जा रही थी। तभी पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरा दोस्त हरदीप खड़ा हुआ था। हरदीप को देखकर मुझे काफी हैरानी हुई, क्योंकि लगभग 6 महीने पहले हरदीप कहीं गायब हो गया था और उसके घर वालों ने पुलिस स्टेशन में भी उसके गायब होने की खबर लिखवाई थी। हर जगह उसे तलाश किया था, लेकिन हरदीप कहीं नहीं मिला था। तो ऐसे में उसके घर वालों को पता चला कि हरदीप की तो बहुत समय पहले ही ट्रेन से कटने से मौत हो गई थी और उसकी लाश को लावारिस समझकर उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था। लेकिन जो अस्पताल में जिस रजिस्टर में उसके बारे में दर्ज था और रेलवे पुलिस स्टेशन में भी उसके बारे में जो कुछ भी लिखा हुआ था, उसके आधार पर उसके घर वालों ने उसे मरा हुआ समझ लिया था। किंतु आज अचानक अपनी आंखों के सामने अपने उस दोस्त को देखकर मैं खुद समझ नहीं पा रहा था कि हरदीप जिंदा है या मुर्दा। ऐसे में मैं हरदीप को देखकर बोला, हरदीप तुम यहां? ये सुनकर हरदीप अजीब तरह से हमारी तरफ देखते हुए घूरते जा रहा था और फिर मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर बोला, तुम तो मेरे दोस्त हो ना, तो मुझे अकेला कैसे छोड़ सकते हो? चलोगे ना मेरे साथ? बताओ, चलोगे ना? ये सुनकर हम लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। अब मैं हड़बड़ाते हुए बोला, कहां? हरदीप? तो वो बोला, वही जहां मैं रहता हूं। मेरे अकेले मन नहीं लगता। बहुत लोग रहते हैं लेकिन मेरा मन नहीं लगता। तुम चलो ना मेरे साथ। ये कहते हुए वो मेरी तरफ हाथ बढ़ाने लगा तो अनिल मेरी तरफ देखते हुए घबराते हुए बोला, नहीं भैया, उस तरफ हाथ मत बढ़ाना, ये जिंदा नहीं है, मर गया है। ये देखकर मेरी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। फिर हरदीप मेरी तरफ देखकर बोला, अपने दोस्त का साथ नहीं दोगे? उसके साथ नहीं चलोगे? ये कहते हुए वो फिर अजीब तरीके से मुझे घूरने लगा और देखते ही देखते उसकी सूरत बदल गई। वो काफी डरावना हो गया था। उसका चेहरा भयानक सा लगने लगा। पूरा चेहरा सफेद पड़ गया और हाथों के नाखून और दांत काफी लंबे हो गए थे। वो फिर गंभीर भयानक आवाज में बोला, दोस्त हो ना तुम मेरे, तो चलोगे नहीं क्या मेरे साथ? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूं। ये कहते हुए गुस्से में चिल्लाने लगा। उस वक्त ये आवाज इतनी भयानक थी जो हरदीप की नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं लोग एक साथ में बोल रहे हों। अब मुझे समझ में आ गया था कि जो मेरे सामने है वो हरदीप की आत्मा है। अब मैं घबराते हुए पीछे की तरफ खिसकने लगा तो हरदीप बोला, क्या हुआ, चलो ना मेरे साथ। तो अनिल घबराते हुए बोला, ये अब एक आत्मा बन चुका है भैया, इसकी बातों में मत आना वरना ये तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब हरदीप हमारी तरफ बढ़ते ही जा रहा था तो फिर वो जैसे ही मेरा हाथ पकड़ने को हुआ, मैं बोला, हरदीप मेरे दोस्त, यही दोस्ती है तुम्हारी कि अपने साथ मुझे भी मौत के मुंह में ले जाओ? बताओ तुम, यही दोस्ती है तुम्हारी? तुम तो बड़ी बड़ी बातें करते थे ना कि दोस्ती में अपनी जान भी दे सकते हो, तो फिर क्या मेरी जान लोगे? मैं जानता हूं कि तुम जिंदा नहीं हो, ये तुम्हारी आत्मा है, लेकिन क्या ये आत्मा हमारी दोस्ती को नहीं समझती? क्या मरने के बाद हमारी जो दोस्ती थी वो खत्म हो गई? मेरे मन में तुम्हारी प्रति जो लगाव था, एक भाई की तरह प्रेम था, वो सब खत्म हो गया। मैंने सुना है कि मरने के बाद लोगों की आत्मा सबसे रिश्ता तोड़ देती है, लेकिन मेरे दोस्त, मुझे नहीं लगता कि दोस्ती का रिश्ता इतना कमजोर है कि ऐसे ही टूट जाए। अगर यही तुम्हारी दोस्ती है ना तो ठीक है, ले लो मेरी जान, लेकिन अपने आप से पूछो कि तुम ये ठीक कर रहे हो क्या? अगर मैं तुम्हारे साथ चला जाऊंगा तो फिर क्या तब भी तुम्हें शांति मिल जाएगी? नहीं ना, तुम इसी तरह भटकते रहोगे। लेकिन तुम्हारे साथ क्या हुआ है ये मुझे बताओ मेरे दोस्त, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। ये कहते हुए मैं उसे दोस्ती की याद दिलाने लगा। अब पल भर में ही हरदीप की आंखों में आंसू आ गए और वो फूट फूट कर रोते हुए बोला, मैं क्या करूं,
मैं खुद मजबूर हूं। वे लोग, उन्होंने मुझे मजबूर किया हुआ है। मैं खुद यहां घुट घुट कर जी रहा हूं। मैं किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन वे लोग जबरदस्ती बेगुनाह लोगों को मुझे जबरदस्ती तकलीफ देने के लिए कहते हैं। मैं मुक्त होना चाहता हूं, जाना चाहता हूं यहां से, लेकिन मजबूर हूं, उनके सामने कुछ नहीं कर सकता। ये कहते हुए रोने लगा तो मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैं उसकी तरफ देखकर बोला, लेकिन तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? कौन है वो लोग? क्या हुआ है तुम्हें? अब मेरी बात सुनकर हरदीप मेरी तरफ देखकर बोला, मेरे घर वाले तो सारी सच्चाई नहीं जानते। मैंने अपने घर वालों का दिल दुखाया है। मैं उनसे माफी भी नहीं मांग सकता। वे लोग तो अभी ये सोच रहे हैं कि मैं सच में मर गया हूं या जिंदा हूं, क्योंकि मेरी लाश तो उन्होंने देखी नहीं है। किंतु उन्हें क्या पता कि 6 महीने पहले मैं किरण के साथ घर छोड़कर भागना चाहता था, क्योंकि हमारे घर वाले हमारी शादी के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन हमें नहीं पता था कि हम दोनों इस दुनिया को ही छोड़कर चले जाएंगे। मैं और किरण एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जब घर वालों ने रिश्ता नहीं अपनाया तो हम रात को ही घर छोड़कर भागना चाहते थे। ऐसे में लगभग रात के 10 बजे इसी रेलवे स्टेशन पर हम आ गए और गाड़ी के इंतजार में बैठे थे कि बेरहमी से उन लोगों ने हमें मार डाला। बिना हमारी कोई गलती के हमें ऐसी मौत मिली है कि आज भी हमारी आत्मा भटक रही है। हमें मुक्ति चाहिए यहाँ। अब हम लोग एक एक पल बड़ी मुश्किल से गुजार रहे हैं। हमें मुक्ति दिला दो। हमें यहाँ नहीं रहना। चारों तरफ अंधेरा है, बहुत तकलीफ होती है। मुक्ति दिला दो ना दोस्त, मुझे मेरी किरण के साथ मुक्ति दिला दो। ये कहते हुए वो रोने लगा। उसकी सच्चाई जानकर हम सब घर वाले उसकी तरफ घबराते हुए हैरानी से देखने लगे। वही हरदीप रोते हुए बोला, वो लोग हमसे न जाने कितने पाप करवाएंगे, कितने बेगुनाहों को तकलीफ दिलवाएंगे, कितनों की जान हमारे हाथ लेंगे। हमें मुक्ति चाहिए। हमें उन लोगों से मुक्ति चाहिए, इन सब से मुक्ति चाहिए। ये सुनकर हमारे तो कुछ समझ में नहीं आया कि ये किसकी बातें कर रहे हैं। तभी मैं बोला, तुम किसके बारे में कह रहे हो? किसने मार डाला तुम्हें? अब वो कुछ बोलता, उससे पहले ही एक लड़की की आवाज आई, बड़ी बेरहमी से मारा है उन्होंने हमें, सिर्फ इसलिए कि मैं और हरदीप एक दूसरे से प्यार करते थे। ये सुनकर मैंने उस तरफ देखा। वो किरण थी जो देखने में काफी खूबसूरत थी, लेकिन पल भर में ही उसका रूप बदल गया। वो अब काफी भयानक लग रही थी, क्योंकि ये उसकी आत्मा थी। उसका पूरा शरीर सफेद था, आंखों के नीचे काले गड्ढे थे और पूरी जगह से शरीर कटा फटा सा था। वो बोली, उन्होंने, वही पारो और कुलदीप ने, उन्होंने हमें मार डाला है। उनके प्यार को दुनिया ने नहीं अपनाया था तो वे लोग अपनी जिंदगी नहीं जी सके, इसीलिए वे कभी भी किसी जोड़े को अपनी जिंदगी नहीं जीने देंगे। इसीलिए जब भी उन्हें कोई जोड़ा नजर आता है जो एक दूजे से प्यार करता हो तो वे लोगों उसे बेरहमी से मार डालते हैं। हमारी तरह न जाने कितने लोगों को उन्होंने मार डाला है और वो सब लोग यहीं पर भटक रहे हैं। हर पल उन्हें हमारी तरह तकलीफ मिल रही है। सबको मुक्ति चाहिए, हमें मुक्ति दिला दो। ये कहते हुए वे दोनों रोने लगे। उस वक्त उनकी तकलीफ के बारे में जानकर पल भर के लिए तो हम हमारी तकलीफ भी भूल गए थे। हम भूल गए थे कि हम कहाँ खड़े हैं और हमारे चारों तरफ मौत हमें घेरे हुए हैं। कभी भी हमारी जान जा सकती है। उस वक्त हम सबको जैसे हरदीप और किरण की ही तकलीफ दिखाई दे रही थी। तभी अचानक एक भयानक आवाज सुनाई देने लगी तो घबराते हुए हमने पीछे देखा तो वही चुड़ैल जो कुछ देर पहले हमें नजर आई थी और वही लड़का घूरते हुए हमारी तरफ बढ़ने लगे। तो हरदीप और किरण दोनों ही घबराते हुए वहां से गायब हो गए। अब हमें पल भर में ही सारा मामला समझ आ गया, क्योंकि लगभग 6 साल पहले ये मामला भी आया था, जब पारो और कुलदीप नाम के इस लड़की और लड़के ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी थी। ये दोनों हमारे ही पास के गांव के रहने वाले थे और जब ये घटना घटित हुई थी तो चारों तरफ बस इनके ही चर्चे सुनाई दिए थे। पारो और कुलदीप ये दोनों अलग अलग जाति के थे, किंतु एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उनके घर वाले उनके रिश्ते को अपनाना नहीं चाहते थे। इसलिए इन्होंने सबकी मर्जी के खिलाफ जाकर एक दिन मंदिर में प्रेम विवाह कर लिया था। अपनी शादी करने के बाद ये लोग यहाँ से भाग जाते कि उससे पहले ही कुलदीप के घर वालों ने इनका पीछा किया। वैसे कुलदीप के घर वाले काफी अमीर खानदान के थे और पारो एक गरीब परिवार की थी। जब इन्हें पता चला कि इनके घर वाले गुस्से में इन्हें ढूंढ रहे हैं तो इन लोगों को डर सताने लगा कि वे लोग इन्हें हमेशा के लिए दूर कर देंगे।
इसलिए यहां से बहुत दूर चले जाना चाहते थे। किंतु शायद किस्मत ने भी इनका साथ नहीं दिया। जब ये लोग यहां पर आकर पहुंचे तो ट्रेन जा चुकी थी और दूसरी ट्रेन जो इस स्टेशन पर रुकती थी उसको आने में काफी वक्त था। ये देखकर जब ये लोग यहां से भागते, लेकिन कुलदीप के घर वालों ने चारों तरफ से इन्हें घेर लिया। ये देखकर इन्होंने सोच लिया कि अगर एक साथ जी नहीं सकते तो एक साथ मर तो हो सकते हैं ना। यही सोचकर वो लोग अपने आप को चारों तरफ से घर वालों से घिरा देखकर सामने से आती हुई एक ट्रेन जो इस स्टेशन पर नहीं रुकती थी उसके सामने हाथ पकड़कर कूद गए और अपनी जान दे दी थी। उस वक्त स्टेशन पर बहुत सारे लोग थे और उन्होंने ये सारा नजारा अपनी आंखों से देखा था। रात का टाइम था जब इन्होंने जान दी थी। पुलिस केस भी हुआ था। कुलदीप के घर वालों को पुलिस पकड़ कर ले गई, लेकिन कुछ समय बाद वो लोग छूट गए। लेकिन कुलदीप और पारो दोनों मरकर भी नहीं मरे थे, क्योंकि ये लोग तो मर गए थे, लेकिन मरने के बाद भी इनकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। इन्हें ऐसा लगने लगा था कि अगर ये लोग अपनी जिंदगी नहीं जी पाए तो ये किसी को भी अपनी खुशियों से भरी, प्यार से भरी जिंदगी नहीं जीने देंगे, क्योंकि इन लोगों को सारा समाज अपना दुश्मन नजर आ रहा था। जब इन्होंने जान दी थी तो रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे लोग थे, लेकिन किसी ने भी उनकी जान बचाने की या इनका साथ देने की कोशिश नहीं की। उनके गांव में भी हर कोई इनके रिश्ते के खिलाफ था। समाज में कोई इन्हें अपनाना नहीं चाहता था। ऐसे में अब इन्हें हर कोई इंसान, समाज, सब अपना दुश्मन नजर आता था। और ये लोग मरने के बाद उनकी आत्माएं भटकने लगी और उनकी मौत के बाद रात के वक्त कहीं सफर करने के लिए ट्रेन के इंतजार में जब एक शादीशुदा जोड़ा यहां आया तो अगले दिन सुबह उनकी कटी फटी लाश यहां पर मिली थी, जिसे देखकर सबको लग रहा था कि शायद दोनों ने सुसाइड किया है या फिर ये दोनों गलती से ट्रेन के नीचे आ गए थे। यही सोचकर ये केस रफा दफा हो गया था। लेकिन उसके बाद रात के वक्त यहां पर अजीबोगरीब आवाज सुनाई देने लगी। पारो और कुलदीप की आत्मा यहां घूमने लगी, लोगों को डराने लगी। जो शादीशुदा जोड़े आते उनको तकलीफ देने लगी, उन्हें मारने की कोशिश करने लगी थी। इस तरह ना जाने कितने लोगों को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया, जिसकी वजह से लोगों में चारों तरफ डर फैल गया था और लोग अब रात के वक्त यहां आना ही भूल गए थे। जो अगल बगल में चाय वगैरह बनाते थे वो लोग भी, उन्होंने भी यहां आना छोड़ दिया था, क्योंकि एक चाय वाले को उनकी आत्मा ने बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। ऐसे में लोग इसे भूतिया स्टेशन के नाम से जानने लगे थे। किंतु यहां पर जितनी भी मौतें हुई थी उन्हें पुलिस हमेशा एक हादसा बता देती थी। वैसे ये सारी बातें अक्सर न्यूज़पेपर में मुझे पढ़ने के लिए मिलती थी। मुझे शुरू से ही न्यूज़पेपर पढ़ने का शौक था, तो सारी बातें मुझे पता थी। लेकिन साथ में मैं ये सोचकर भी हैरान था कि हरदीप और किरण के मरने की खबर मैंने न्यूज़पेपर में क्यों नहीं पढ़ी। मुझे इस बारे में क्यों पता नहीं चला। उसके घर वालों को भी इस बारे में कोई खबर नहीं हुई। आखिर क्यों? शायद उनकी लाश इतने टुकड़ों में कट गई थी कि उनकी लाश को पहचानना नामुमकिन था। इसलिए न्यूज़पेपर में भी उनकी लाश के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी कि किसकी लाश है। और इस वजह से मैंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया था कि हरदीप जिंदा है, कहीं नाराज होकर चला गया है। और उसके घर वाले भी शायद यही सोचते थे, जिसकी वजह से लावारिस रूप से उसकी लाश का अंतिम संस्कार कर दिया गया था और उसकी आत्मा आज भी यहीं पर भटक रही है। ये सब कुछ अब मुझे समझ में आ गया था कि काश मैंने पहले समझा होता, किंतु इन बातों को मैं हमेशा ही अंधविश्वास कहकर नजरअंदाज कर देता, कभी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और ध्यान न देने की कीमत आज मुझे ये चुकानी पड़ रही थी कि हम लोग मौत के साए में खड़े थे। तभी मुझे प्रीत के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, तो पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि कोई जैसे उसके बालों को पकड़कर प्रीत को घसीटते हुए वहां से ले जा रहा है। ये देखकर हमारे होश उड़ गए। हम लोग बहुत ज्यादा घबरा गए और प्रीत को बचाने के लिए हम उसे पकड़ने के लिए पीछे दौड़ने लगे। लेकिन हवा की तेजी से जैसे कोई उसे घसीटते जा रहा था और प्रीत की चीखें चारों तरफ गूंज रही थी। तभी सामने से आ रही एक ट्रेन की आवाज सुनाई दी, तो हमारे होश उड़ गए कि हे भगवान, कुछ गलत ना हो जाए। कि तभी प्रीत हवा में उछली। ये देखकर हम कुछ समझ पाते। अचानक किसी बुरी आत्मा ने उसे हवा में उछालकर ट्रेन के सामने फेंक दिया, जिससे पल भर में ही हमारी आंखों के सामने उसकी मौत हो गई। उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। ये सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि हमारी तो आंखें फटी की फटी ही रह गई। हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमने हमारी आंखों के सामने प्रीत को खो दिया है।
कुछ पल के लिए तो हम सबके दिमाग ने काम करना ही छोड़ दिया था। हमें किसी चीज का कोई होश नहीं था। कुछ देर बाद हमें महसूस हुआ कि हमारी आंखों के सामने क्या हुआ है, तो हमारी चीखें निकल गईं। उस वक्त दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी और हम रोने लग गए। अपनी पत्नी को अपनी आंखों के सामने इस तरह मरते हुए देखकर अनिल के दिल पर क्या गुजरी थी, उससे बेहतर कौन समझ सकता था। वो चिल्लाते हुए उस तरफ भागना चाहता था, लेकिन मैंने उसे पकड़ लिया, उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो घबराते हुए प्रीत का नाम लेकर रोते जा रहा था। यही हाल सिमरन का था। उसने भी अपनी आंखों के सामने अपनी बहन को खोया था, जिसका उसे गहरा सदमा लगा था। तभी अचानक अनिल ने अपनी आंखें ऊपर की तरफ कर दी और जैसे उसकी सांसें उखड़ने लगी थी। ये देखकर हम कुछ समझ पाते कि वो अजीब तरीके से हमारी तरफ घूरने लगा था और फिर गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, किसी को नहीं छोड़ेंगे हम, किसी को नहीं। ये एक औरत की आवाज थी जो गुस्से में बोली, इस समाज ने हमें जीने नहीं दिया, ना तो हम इस समाज को जीने नहीं देंगे, मार डालेंगे सबको, कोई नहीं बचेगा। ये सुनकर मैं कुछ बोलता, उससे पहले ही एक आदमी की आवाज आई, मेरे प्यार को नहीं अपनाया था घर वालों ने, अब मैं किसी को नहीं अपनाऊंगा, कोई प्यार नहीं करेगा, कोई यहां से जिंदा नहीं जाएगा। ये कहते हुए वो भयानक रूप से हंसने लगा और फिर गुस्से में घूरते हुए हमारी तरफ देखने लगा था। फिर अनिल बेहोश होकर गिर गया तो मैं उसे उठाकर जैसे तैसे प्लेटफॉर्म पर लेकर आया। उस वक्त बेहोशी की हालत में उसे देखकर मेरे दिल पर क्या गुजर रही थी मैं बता नहीं सकता। सिमरन का रो रो कर बुरा हाल था। वो पटरी की तरफ जाना चाहती थी जहां उसकी बहन की मौत हुई थी, लेकिन मैं उसे रोकना चाहता था क्योंकि मुझे पता था कि कोई बुरी आत्मा सिमरन की भी जान लेने की कोशिश करेगी। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी फिर से हमें वही भयानक आवाज सुनाई दी। हमने देखा अनिल गुस्से में हमारी तरफ देख रहा था, लेकिन देखने से ही हमें पता चल गया कि अनिल के अंदर अभी बुरी आत्माएं हैं। तभी अनिल गुस्से में बोला, किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं साथ लेकर जाऊंगा, तुम्हारा भी वही हाल होगा जो औरों का हुआ है। हम जिंदगी नहीं जी सके, ना तो किसी को नहीं जीने देंगे। यह सुनकर मैं बड़ी हिम्मत करके बोला, तुम जिंदगी नहीं जी सके, माना तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ था, लेकिन इसमें किसी और की क्या गलती थी जो तुम लोग उन्हें इस तरह मार रहे हो? यह सुनकर फिर से एक आदमी की भयानक आवाज आई, और हमारी क्या गलती थी? हमें किस बात की सजा मिली? इस समाज ने हमारे प्यार को नहीं अपनाया तो हम इस समाज को नहीं अपनाएंगे। जो प्यार करेगा उसे हम जीने नहीं देंगे। ये कहते हुए भयानक रूप से चिल्लाने लगा। ये देखकर मैं कुछ कह पाता कि अचानक अनिल के मुंह से ढेर सारा खून निकलने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके मुंह से खून का फव्वारा छूट रहा हो। ये देखकर मेरे और सिमरन दोनों के ही होश उड़ गए। मैं अनिल को संभालते हुए घबराते हुए बोला, अनिल आंखें खोलो मेरे भाई। तभी अनिल ने आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा और पल भर में ही उसकी सांसें थम गईं। उसकी आंखें खुली ही रह गई थीं और सफेद पड़ चुकी थीं। अभी भी उसके मुंह से खून निकलता जा रहा था। यह देखकर मुझे समझ में आ गया कि अब अनिल भी हमारे बीच में नहीं रहा। अब मैं फूट फूट कर रोने लगा। तभी फिर से मुझे हरदीप की आवाज सुनाई दी, मुझे मुक्ति दिलाओ, हम सबको मुक्ति दिलाओ। ये कहते हुए अचानक वहां पर बहुत सारी आवाज आने लगी। अब हमने चारों तरफ देखा तो बहुत सारी आत्माएं वहां पर खड़ी हुई थी, जिनमें 3 औरतें थीं और 3 आदमी, एक हरदीप और एक किरण। इसके साथ में ही मुझे पीछे की तरफ प्रीत और अनिल भी खड़े हुए दिखाई दिए, जिन्हें देखकर मेरा दिल भर आया था और उन्हें देखकर सिमरन थर थर कांपते हुए रोने लगी। वही सभी लोग मुझसे बार बार रोते हुए मुक्ति दिलाने की बात कर रहे थे। सभी की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। सिमरन ये सब कुछ देखकर बेहोश होकर गिर गई तो मैं उसे संभालने की कोशिश करने लगा। अब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं खुद ही बेहोश होकर गिर जाऊंगा। तभी अचानक सारी आवाज गायब हो गई। अब मैंने सिमरन को अपनी बाहों में उठाया और वहां से भागना चाहता था कि अचानक फिर से हंसने की आवाज ही गूंजने लगी थी। तो पीछे देखा, वही चुड़ैल खड़ी हुई थी और आगे कुलदीप की आत्मा खड़ी हुई थी। वो दोनों हमारी तरफ देखकर भयानक आवाज में बोले, नहीं बच पाओगे तुम, जहां पर सब गए हैं वही तुम्हें जाना होगा, वही जाना होगा तुम्हें, जहां हम रहते हैं वही तुम्हें रहना होगा। ये कहते हुए वे लोग हमारी तरफ बढ़ने लगे। अब जिधर भी मैं सिमरन को लेकर भागता उधर ही वे लोग आ जाते। ऐसे में वे लोग हमारी तरफ बढ़ते ही गए और मुझे पता ही नहीं चला
कि मैं कब सिमरन को लेकर बीच पटरी पर आकर खड़ा हो गया। वो तो हमारे किस्मत थी कि उस वक्त कोई भी ट्रेन नहीं आ रही थी। तभी अचानक मेरे पर जकड़ गए थे। मैं भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भाग नहीं पा रहा था। तभी मुझे पारो और कुलदीप दोनों की आत्माएं हंसते हुए दिखाई देने लगी। अब तो मुझे लगने लगा था कि मैं और सिमरन दोनों ही जिंदा नहीं बचेंगे। तभी मुझे अनिल और प्रीत दिखाई दी। इसके साथ में ही हरदीप और किरण भी मुझे दिखाई दिए। अब अनिल मेरी तरफ देखकर बोला, भैया। ये कहते हुए उसने मेरी तरफ देखा और फिर प्रीत ने भी हमारी तरफ देखा। तभी अनिल और हरदीप दोनों ने मिलकर कुलदीप की आत्मा से मुकाबला करने की कोशिश की, तो इसके साथ में ही किरण और प्रीत की आत्मा ने पारो की आत्मा से मुकाबला करने की कोशिश करते हुए वे लोग मुझे वहां से भाग जाने के लिए बोलने लगे। अब मैं सिमरन को गोद में लिए हुए प्लेटफॉर्म पर जाने की बजाय रेल पटरी पर जहां खड़ा था उसकी दूसरी दिशा में भागने लगा और भागते भागते एक जगह जाकर बेहोश हो गया। जब सुबह होश आया तो मैं अस्पताल में था। पास में ही दूसरे पलंग पर सिमरन भी बेहोशी की हालत में थी। कुछ पुलिस वाले और लोग खड़े हुए थे। वो लोग पूछ रहे थे कि आखिर हमारे साथ क्या हुआ है, किंतु घबराहट की वजह से मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। जब उन लोगों ने मुझे भरोसा दिलाया कि अब मैं ठीक हूं, बताओ क्या हुआ है, तो अपने साथ जो कुछ हुआ था, अपने भाई को और प्रीत को खोने की बात याद करके ही मैं फूट फूट कर रोने लग गया था। उस वक्त मुझ पर क्या गुजर रही थी, मुझसे बेहतर कौन समझ सकता था। वही पता चला कि मेरे पेंट की जेब में जो फोन था उसी के आधार पर मेरे घर वालों को सूचना कर दी गई थी। तो कुछ ही देर में मेरे मम्मी पापा, माँ और रिश्तेदार वहां पर आ गए। सब बहुत रो रहे थे क्योंकि अनिल की लाश प्लेटफॉर्म पर मिली थी, तो वही प्रीत की लाश भी टुकड़ों में कटी हुई रेलवे पटरी पर मिली थी। उस वक्त चारों तरफ चीख पुकार मच रही थी। मेरी हालत तो उठने लायक नहीं थी। मैं घबराते हुए कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस आंखों में आंसू बह रहे थे। सिमरन बार बार उठकर रोते हुए, चिल्लाते हुए बार बार बेहोश हो रही थी। मेरी माँ भी प्रीत और अनिल की लाश को देखकर बेहोश हो गई थी। पापा रोते हुए थर थर कांप रहे थे। ऐसे में उस वक्त जो हमारे नाते रिश्तेदार थे वे हमें संभाल रहे थे। फिर वे लोग हमें घर लेकर आए, जहां पर अनिल और प्रीत दोनों का एक साथ ही अंतिम संस्कार किया गया। मेरी आंखों के सामने वही दृश्य घूम रहा था। सिमरन अभी भी बेहोशी की हालत में अस्पताल में ही एडमिट थी। मैं भी अनिल और प्रीत की मौत का दृश्य फिर से जैसे आंखों के सामने घूमने लगा। उनकी चीख पुकार सुनाई देने लगी तो फिर से चिल्लाते हुए मैं बेहोश हो गया था, जिसकी वजह से मुझे फिर से अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जब भी मुझे होश आता तो मैं चिल्लाने लगता। ऐसे में मेरी हालत को देखते हुए मुझे नींद का इंजेक्शन लगा दिया गया था। जब मैं नींद में था तो मुझे मेरी आंखों के सामने वही सब कुछ नजर आने लगा था। फिर मेरे कानों में मुझे बहुत लोगों के रोने की आवाज सुनाई दी, हमें मुक्ति दिलाओ, हमें यहां नहीं रहना। जैसे वे लोग रोते हुए यही प्रार्थना कर रहे थे। इस तरह 2 दिन तक मैं अस्पताल में एडमिट रहा। मेरे घर वालों को तो जैसे किसी चीज का होश नहीं था। अचानक हुए इन सब की वजह से उन्हें गहरा सदमा लगा था। मैं भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। अब सिमरन को होश तो आ गया था, किंतु वो भी अब गुमसुम और उदास हो गई थी। फिर हम लोग घर पर आए, जहां पर सभी नाते रिश्तेदार हमें संभाल रहे थे। अब उस भूतिया रेलवे स्टेशन के बारे में चारों तरफ खबर फैल चुकी थी और लोग काफी डर गए थे। वही रात को जब मैं सो रहा था तो मुझे वही सबके रोने की आवाज सुनाई दी थी, जैसे सब लोग अपनी मुक्ति की बात कर रहे हों। ये सपना देखकर हड़बड़ाते हुए मेरी नींद खुल गई थी। धीरे धीरे एक एक पल गुजारना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। सुबह होने पर मैंने अपने पापा से इस बारे में बात करने का फैसला किया, क्योंकि मम्मी की तो ऐसी हालत नहीं थी और सिमरन तो पहले ही बहुत घबराई हुई थी। सुबह जब मैंने अपने पापा से ये बातें की तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और वे बोले, बेटा, वे लोग अपनी मुक्ति मांग रहे हैं ना, तो हम उनकी मुक्ति करवाए गए, क्योंकि उन दोनों दुष्ट आत्माओं ने उन्हें कैद कर रखा है। माना कि उन दोनों के साथ बुरा हुआ था, लेकिन अपनी जिंदगी खत्म करने के साथ उन्होंने बेकसूरों को ऐसे ही मौत दी है जो कि ठीक नहीं है। जो बेकसूर वहां पर भटक रहे हैं उनके साथ अनिल और प्रीत की भी आत्मा है। ये कहते हुए वे रोने लग गए। फिर हमने जाकर एक पंडित से इस बारे में बातें की। पंडित ने कहा कि अगर जितनी भी आत्माएं मुक्ति चाहती हैं, उनके घर वाले पूरे विधि विधान के साथ उनका क्रियाकर्म करवाए तो उन्हें मुक्ति मिल सकती है।
ऐसे में अगले दिन मैं अपने एक दोस्त को लेकर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। वैसे मेरी हालत अभी ठीक नहीं थी, लेकिन मैं अब और देरी नहीं करना चाहता था, इसलिए अपने दोस्त के साथ रेलवे स्टेशन पर चला गया। वहां गया तो एक पल के लिए घबराने लगा, किंतु वहां अब काफी चहल पहल थी, लोग वहां पर थे। अब मैंने रेलवे पुलिस थाने से वहां से जितने भी लोगों की 6 साल के अंदर मौत हुई थी सबकी लिस्ट निकलवाई। उनके साथ में कुलदीप और पारो के नाम भी थे। अब मैंने सबके घर वालों से संपर्क किया। कुलदीप और पारो के घर वाले तो उनसे नफरत करते थे, लेकिन जब मैंने उन्हें समझाया कि वो दोनों और लोगों की जान ले रही हैं, सारी बातें यकीन दिलाने की कोशिश की, तो उन्हें मेरी बातों पर यकीन आया। फिर पूरे विधि विधान के साथ हर किसी ने अपने घर पर उनकी क्रियाकर्म करने की पूरी कोशिश की। और जब मैं अंतिम बार सभी के घर वालों के साथ जो खाना रखना था, जिसे मुझे उनको और कुछ कौवा वगैरह को रखना था, उन्हें रेलवे स्टेशन पर रखने के लिए गया, तो मुझे शाम के वक्त वही चीख पुकार सुनाई देने लगी। पल भर के लिए पूरी आत्माओं ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया था। ये देखकर एक पल के लिए हम घबरा गए, लेकिन फिर मैंने देखा कि सभी के चेहरे पर एक मुस्कान थी। उनमें अनिल और प्रीत की आत्मा भी थी, जो मुस्कुराते हुए हमारी तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे और वे सभी हम सब लोगों की तरफ देखते हुए एक दिव्य रोशनी में बदल गए और वहां से चले गए थे। वही कुलदीप और पारो ने शायद इतने पाप किए थे कि उनकी आत्मा को अब भी मुक्ति नहीं मिल पाई थी। उसके बाद वो रेलवे स्टेशन भूतिया रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाने लगा, जहां लोग रात की बजाय अब दिन में भी जाने से डरने लगे हैं, जिसकी वजह से और आए दिन होती घटनाओं को देखकर उस रेलवे स्टेशन को बंद करने का फैसला किया गया और दूसरी जगह रेलवे स्टेशन बनाने का काम शुरू कर दिया गया। वैसे पारो और कुलदीप की आत्मा आज भी वहां पर भटकती है। माना कि उनके साथ गलत हुआ था, लेकिन अपने साथ गलत होने के कारण पूरे समाज को उन्होंने अपना दुश्मन समझ लिया था और बेकसूर लोगों को मौतें दे दी थी। लोगों को इतनी तकलीफें दी थी कि भगवान ने मरने के बाद भी, उनकी क्रियाकर्म करने के बाद भी उन्हें मुक्ति नहीं दी थी, और आज भी वे लोग आत्मा बनकर इधर उधर भटक रहे हैं। मैंने इन सब में अपने भाई को और उसकी पत्नी को खो दिया था। ये तकलीफ हमारे लिए सहन करना बड़ी मुश्किल था। जैसे तैसे हम पूरे घर वालों ने एक दूसरे को संभाला, लेकिन मेरी मम्मी इस घटना के बाद बहुत बीमार पड़ गई और सिर्फ 3 महीने के अंदर ही उनकी मौत हो गई थी। आज मैं और सिमरन और मेरे पापा घर में रहते हैं। पापा भी अक्सर बीमार रहते हैं। सिमरन भी रात को कभी कभी वो घटना जब सपने में दिखाई देती हैं तो घबराते हुए चिल्लाने लगती हैं, रोने लगती हैं। उस काली रात ने हमारा सुख चैन सब कुछ छीन लिया है। उसके बाद हम जिंदगी जी तो रहे हैं, लेकिन घुट घुट कर जी रहे हैं। कभी मन करता है कि काश अनिल भी मुझे भी अपने साथ ले जाता, तो मुझे इस तरह घुट घुट कर नहीं जीना पड़ता। क्योंकि जाने वाले तो चले जाते हैं, लेकिन जो वहां पर रह जाते हैं उन पर क्या गुजरती हैं, ये लोग वही जानते हैं जो लोग इस तकलीफ से गुजरते हैं। आज भी मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर हमारी किस गलती की सजा हमें उस रात मिली थी। उस भूतिया रेलवे स्टेशन की वो भयानक काली रात मैं कभी नहीं भूल सकता, जिसने मेरी जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया और मेरी खुशियों को छीन लिया था। हर किस्सा एक सवाल छोड़ जाता है, क्या ये सच था या बस एक रूहानी एहसास? कभी कोई परछाई पीछा छोड़ जाती है, तो कभी किसी आवाज की गूंज देर तक कानों में ठहर जाती है। पर एक बात तो तय है, जहां भी डर है वहां कोई कहानी जरूर है। तो आज के रूहानी सफर का यही था एक और किस्सा। पर याद रखना, रूहें कभी पूरी तरह जाती नहीं, वो बस अगली कहानी का इंतजार करती है। तो फिर मिलेंगे एक नए डर, एक नए राज और एक नई रूहानी कहानी के साथ।